हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में कि ईसीजी कैसे लेते हैं और ईसीजी क्या होता है। कई बार आप हॉस्पिटल्स में, मूवीज़ में देखते होंगे कि मूवीज़ में जो हॉस्पिटल्स दिखाते हैं उसमें एक मशीन लगी होती है, इसमें ढक 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 ऐसे करके लाइंस खींचती रहती है, ऐसे ग्राफ पे लाइन चल रही है। वो क्या होती है? वो बेसिकली एक ईसीजी मशीन होती है जो कि आपके हार्ट रेट को इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रही है। तो वो सारी चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं और ये लास्ट सेशन है इस चैप्टर का, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एंड लेट्स रॉकेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaya Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, COVID warrior and many more. तो बच्चों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, एक्चुअली ग्रुप है, यहाँ पे आप ओपन डिस्कशंस, क्विजेज एंड हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारे अपने क्वेरीज के आंसर, फिजिक्स बायोलॉजी के डाउट्स, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड ओवर हियर। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती हूँ आपको कि कैसे अपनी पढ़ाई को और भी इजी पीजी आपको बनाना है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बच्चों, आज ईसीजी और कार्डियक कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। छोटे छोटे डिसऑर्डर हम कई बार ही अपने लाइफ में सुनते हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इस ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक तरह की मशीन है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को नोट डाउन किया जाता है, उनकी एक्टिविटी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय ए मशीन कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक, one second, yes, the study of process of recording of electrocardiogram is known as electrocardiography। ठीक है, इसके लिए भी स्पेशलाइजेशन होती है। डॉक्टर्स तो इसको पढ़ना जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी सुपर स्पेशलाइजेशन है कि किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है। इनके ऊपर अलग से कोर्सेज भी होते हैं। यस, दैट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर कोर्स ऑफ clinical knowledge of different apparatus you use in your medical field। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पे भी बहुत एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप ग्रो कर सकते हो। ठीक, तो ये पूरी जो कार्डियक साइकिल में एक एक बीट होती है जिसमें ये पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनता है, उस सब को नोट डाउन करता है, उस पेपर पे प्रिंट करते चलता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के फादर किसको कहा गया था? इथोवन जी को माना गया था, जिन्होंने 1903 में इसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, इथोवन उनका नाम। टू ऑब्टेन एन ईसीजी, पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसको लेने के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। वो बहुत लोग सोचते हैं वो शॉक देने के लिए होता है, वो शॉक देने के लिए नहीं होता, मैं पहले बता दे रही हूँ। वो एक्चुअली आपके जितने भी बीट्स जा रहे हैं उनको कैप्चर करने के लिए होता है, और उसमें से कोई शॉक नहीं निकलता है। इट डजंट एनीवेज हार्म टू योर बॉडी, बस आपके बॉडी पे लगाया था ताकि उस बीट को वो वायर्स के थ्रू आपके एक्साइटेशन को कैप्चर कर सकें। तो रिस्ट पे आपके एक एक लगाया जाता है, एक एंकल पे यानी पैरों पे लगाया जाता है। इसके अलावा इसको और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए इनको चेस्ट में भी लगाया जाता है। तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के आपके लीड्स लगाए जाते हैं। ये मॉनिटर करता है एक्टिविटी ऑफ हार्ट कंटिन्यूअसली। हार्ट फंक्शनिंग इज इवेल्युएटेड बाय अटैचिंग मल्टीपल लीड्स टू दी चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन पे बहुत सारे एक्टिविटी आपके नोट डाउन की जाती हैं। ईसीजी जब आप चलाते हो, जब आप रीडिंग लेने लगते हो, तो आपको उसमें 4 से 5 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें P से लेके T अल्फ़ाबेट तक आपको सारे अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। तो P, Q, R, S and T, 5 थिंग्स यू विल गेट। ठीक है, 5 का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से 5 वेव्स आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले आपकी P वेव आती है, दूसरी QRS वेव है और तीसरी T वेव है। तो बेसिकली 3 वेव होती हैं जिसमें 5 पीक्स होते हैं, जिसको हम लेटर P, Q, R, S and T के नाम से जानते हैं। तो ये पीक आपके पॉजिटिव साइड भी जा सकती है, नेगेटिव साइड भी जाती है, उसका अलग अलग इम्प्लीकेशन है। तो पहले P वेव की बात करेंगे। P वेव पहली वेव होती है जो कि आपके लो एम्पलीट्यूड की होती है, और ये आपको बताती है कि इस समय
आपके एट्रियम पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि आपके एट्रियम पे एक्साइटेशन जारी, यानी वेव आपकी जो आपकी इम्पल्स है वो आपके एट्रिया को एक्साइट कर रही है, जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये वेव कहलाती है पी वेव, दैट इज द फर्स्ट वेव एंड इट इज ड्यू टू डीपोलराइजेशन या आपके एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, राइट। ये होगी पहली वेव, दैट इज पी वेव। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे इस तरह का डिजाइन होता है। पहला ये होता है, फिर एक ऐसा बड़ा सा लंबा सा ग्राफ होता है, फिर टी वेव आती है, फिर अगले से नेक्स्ट साइकिल फिर से पी वाली शुरू हो जाती है। तो पहला है पी वेव, दूसरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड तीसरा होता है टी वेव। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या वेव, जिसको आप कह सकते हैं ये तीनों चीजें आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को आपके शो करती हैं कि अब वेंट्रिकल में एक्साइटेशन जा रहा है, यानी कि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करता है आपका क्यू आर एस वेव। ठीक, इट मार्क्स द स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम AV node to ventricle through bundle of His and Purkinje fibers। पहला वाला SA नोड से AV नोड पे जंप कर रहा था जब आपके एट्रियम का डिपोलराइजेशन हो रहा था, अब AV नोड से जंप करके बंडल ऑफ हिस के थ्रू, फाइनली परकिंजी फाइबर के थ्रू आपके एक्साइटेशन जा रहा है, जिससे QRS वेव बना रही है, जो कि शो कर रही है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, राइट। Contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole, of ventricular systole. R is the most conspicuous wave out of all, have highest amplitude। सबसे लंबी इसमें क्या होती है, R वेव होती है, जो एकदम से स्पाइक ले लेती है, जो कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को शो करती है। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको टी वेव कहते हैं, जो कि वापस से छोटी सी और स्मूथ सी वेव जाती है, जो कि वापस से शो ये करती है कि आपका वेंट्रिकल अब एक्साइटेशन से वापस से नॉर्मल स्टेट पे आ रहा है, यानी कि उसका रीपोलराइजेशन हो रही है और वापस से वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आपका सिस्टोल की तरफ, डायस्टोल की तरफ वो जा रहा है और नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहा है, दैट इज टी वेव। तो नॉर्मल ये तीन वेव्स आपको दिखती हैं जब भी आप ECG लेते हैं। एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो टी वेव के एंड में आपको ये मार्क होता है कि अब सिस्टोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, राइट। तो इसलिए छोटी सी वेव आपको ये मार्क कर देती है कि सिस्टोल खत्म हो गया, अब डायस्टोल हो गया, यानी कि दोनों साथ में रिलैक्स करने वाले, पूरा रिलैक्सेशन, यानी कि अब आपका रिलैक्सेशन और साथ साथ आपका जॉइंट डायस्टोल भी उस लॉन्ग सी लाइन में दिखता है जहाँ पे कोई भी आपके एक्साइटेशन नहीं होती है। Observed by counting the number of QRS complex that occur in given time period, one can easily determine the rate of heartbeat of an individual। बहुत बार जब आप ECG देखते हैं ना, तो नॉर्मल लोगों को P और T वेव बहुत क्लियर नहीं दिखती, बट QRS कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्पाइक दिखाता रहता है। तो जितना स्पाइक है आप काउंट कर सकते हैं QRS कॉम्प्लेक्स का, उतने सारी बीट्स होते हैं 1 मिनट में। तो हार्ट रेट आपके इससे भी पता चल जाता है कि 1 मिनट में इंडिविजुअल का हार्ट बीट कितनी बार धड़क रहा है। तो ECG ज़्यादा क्लियर आपके पिक्चर देता है हार्ट रेट की आपके। डेविएशन इन ECG ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम नॉर्मल शेप इंडिकेट पॉसिबली एबनॉर्मलिटी और डिजीज। अगर ECG में कोई भी स्पाइक में आप डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, कि नॉर्मल से हट के या कुछ अलग हुआ, या स्पाइक नीचे हो गया, या स्पाइक उल्टा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या है, नॉर्मल से अलग है, यानी कि कोई एबनॉर्मलिटी बॉडी में है। और ये आप जब मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे, आपको ECG देखना भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा आपको ECG का, जैसे आपका P और P वेव के बाद आपकी QRS कॉम्प्लेक्स शुरू होता है, QRS वेव शुरू होती है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो आपके टाइम पीरियड बचता है, उसके बारे में भी आपको इवैल्यूएट करके बताया जाता है कि क्या चीज़ है। QRS कॉम्प्लेक्स में Q आ रहा है, R क्यों आ रहा है, S क्यों आ रहा है, Q में चेंज होगा तो क्या होगा, R में चेंज होगा तो क्या होगा। अभी ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं बताने को आपको बता सकती हूँ, ऑब्वियसली आई नो इट, बट इट्स अभी के लिए आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। आगे जाके आपको मज़ा भी आएगा कि आप मिल के वो चीज़ सीख रहे होगे। ठीक है बच्चे, चलो सिग्निफिकेंस क्या है हमारे ECG का, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ECG में गड़बड़ी आए तो तुरंत पता चल जाएगा कि हार्ट में गड़बड़ी है। इसीलिए जब भी हार्ट पेशेंट को कोई भी
आपकी डिस्कम्फर्ट लगता है या कभी भी हैंड पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी तुरंत लिया जाता है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि आपके हार्ट में कोई भी गड़बड़ है या नहीं, ठीक है। तो ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट फंक्शनिंग ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ये दोनों सही चल रहे हैं कि नहीं। इंडिकेट्स द फंक्शनिंग ऑफ वॉल्व सही से बंद हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, डायस्टोल सिस्टोल सही चल रहा है, इसका भी आपको पूरी तरह से नॉलेज देता है। ऑल्सो हेल्प्स इन इंडिकेटिंग एनी डैमेज टू लोकल टिश्यू ऑफ हार्ट इन डिटेंशन ओवर ग्रोथ और कार्डियक हार्ट चैम्बर्स। अगर आपके हार्ट चैम्बर में कोई प्रॉब्लम है या मसल में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में चेंजेस आ रही है, पता चल जाएगा कि भैया कुछ ना कुछ डैमेज है टिश्यू में, जिसकी वजह से यहाँ पे ईसीजी में कोई गड़बड़ी है। तो सारी चीज़ें आप रूल आउट और रूल इन करने शुरू कर देते हो। टैकीकार्डिया इज टर्म अप्लाइड टू रैपिड हार्ट रेट। कई बार होता है जब आप बहुत तेज दौड़ते हो, जॉगिंग वॉगिंग या रनिंग करते हो, तो आपका हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, आपको ऑक्सीजन और चाहिए रहता है क्योंकि आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, तब आपको होता है टैकीकार्डिया, सांस बहुत तेज तेज चलने लगती है, तब आपका नॉर्मल हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है और 100 पर मिनट तक पहुंच सकता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया होता है जब आप सो जाते हो, कई बार ये तो नॉर्मल होता है, जब आप सो जाते हो तो कई बार देखा जाता है कि आपकी हार्ट बीट भी स्लो हो गई है, मरे नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस समय आराम से सांस चल रही होती है, तब होता है आपका ब्रेडिकार्डिया। और ये और भी सिचुएशंस में देखी जाती है, इसमें आपका क्या होता है, स्लो हो जाता है हार्ट रेट, पल्स रेट स्लो हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली ये स्लीपिंग के टाइम भी लो हो ही जाता है। ब्लड वेसल्स, कौन से ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके ब्लड का सर्कुलेशन करा रही हैं? तो 3 तरह की होती है, पहला होता है आर्टरी, दूसरा वेन एंड थर्ड इज कैपिलरीज। तो आर्टरी का काम होता है खून को ले जाना हर जगह, वेन का काम होता है खून को ले आना हार्ट तक, और कैपिलरीज का काम होता है आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करना, क्योंकि ये 1 सेल थिक होते हैं और हर एक ऑर्गन के छोटे छोटे पार्ट में पहुंच सकते हैं ईजिली, जहाँ पे आर्टरी और वेन नहीं पहुंच पाते। हमारे जो फिंगर टिप्स होते हैं ये सब इतने बारीक होते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज ही पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो जब हम आर्टरीज की बात करें तो ये थिक एंड इलास्टिक और मस्कुलर वॉल होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी वॉल कैसी होती है, मस्कुलर होती है और काफ़ी थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसको पूरे बॉडी में पूरे इनके ब्लड फ्लो कराना होता है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कराना है, इसलिए इनकी जो वॉल होती है कंपैरेटिवली काफ़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू अदर वेसल्स, ठीक है। इनका ल्यूमेन काफ़ी नैरो होगा बट वॉल इनकी काफ़ी थिक होगी, और ये क्या करते हैं, ब्लड को हमेशा कैरी करते हैं अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी हार्ट से दूर ले जाते हैं, भले वो ऑक्सीजनेटेड हो डीऑक्सीजनेटेड हो डजेंट मैटर, बट हमेशा वो ले जाने का काम कर रहे हैं। दे फॉर्म आर्टरियोल्स, फर्दर डिवाइड करके आर्टरियोल्स बनाते हैं, ठीक है। डीप सीटेड एंड ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर डू नॉट हैव वॉल्स, इनके अंदर वॉल्स नहीं होती, किसके अंदर, आर्टेरियोल्स के अंदर एज सच वॉल्स नहीं होती, मेनली अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ही वॉल्स होती हैं। कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जनरली एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तो ये ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर ले जाती है, दूसरा ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, ठीक है। चलिए, तो इनमें बहुत ही प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। वेन्स की बात करें, दे हैव थिनर इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल एंड वाइडर ल्यूमन एज कंपेयर टू आर्टरीज। ये आपके फर्दर डिवाइड होकर वेन्यूज बना देते हैं। दे आर सुपरफिशियली सिचुएटेड एट ब्लड फ्लो विथ अ लेसर प्रेशर एंड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो और ब्लड दे हैव वॉल्स, इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ ले आते हैं, हमेशा तरफ ले आते हैं। इनका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले आना एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है। तो दोनों जगह पल्मोनरी ही आपके एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना अबाउट आर्टरी एंड वेन्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैपिलरीज, जो कि सिंगल लेयर से बने हुए, यानी कि सिंगल सेल थिक होती है, एक पतली सी लेयर होती है जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। इसमें इजीली डिफ्यूजन पॉसिबल है क्योंकि इतनी स्पेस है कि इतना ज़्यादा पोरस है ये कि इजीली डिफ्यूजन इज पॉसिबल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज वेयर इट फाइनली रीचेस, ओके।
डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ब्लड है वो दो तरह के साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक तरह से देखा जाए, ठीक है। दो तरह की साइकिल कैसे कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो दो बारी, एक साइकिल में दो बारी हमारे हार्ट तक जा रहा है। कैसे हो रहा है ये? जो आप इनप्योर ब्लड लाते हैं वो आपके हार्ट में पहुंचता है, वहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स उसको प्योरीफाई करता है, वापस से हार्ट में भेजता है, फिर वहाँ से पूरी बॉडी में जाता है। यानी कि एक पूरी साइकिल में वही ब्लड दो बारी आपके हार्ट से पास करता है, ठीक है। आपके हार्ट से दो बारी एक साइकिल में पूरा का पूरा ब्लड पास करता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, राइट। इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। प्रेजेंट इन लंग फिशेज, एम्फीबियन, बर्ड, रेप्टाइल्स, मैन, where anteriovenous heart means it receives both venous and deoxygenated and arterial or oxygenated blood is present। यानी कि जहाँ पे चेम्बर्स अलग अलग हैं, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग वेनस और आर्टरी से मिल रहे हैं, उनमें ये सारे डबल सर्कुलेशन देखा जाता है। ऐसे कौन कौन है? फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल है, मैन है। और फिशेज में भी लंग फिशेज वाली फिश की बात हो रही है, जिनमें गिल्स है, उसमें डबल सर्कुलेशन ही देखा जाता है। सॉरी, उनमें दो ही टू चैम्बर्ड हार्ट ही देखा जाता है। सॉरी, डबल सर्कुलेशन में क्या क्या कंप्लीट हो रहा है? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो वो हार्ट और लंग तक ही सीमित है। लंग और हार्ट के बीच में जितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। वहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ क्या होता है? राइट वेंट्रिकल, अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरे बॉडी से आपके, ठीक है, पूरे बॉडी से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो क्या होता है? आपके आयोर्टा तक, आयोर्टा से निकलता और फाइनली कहाँ तक जाता है? आपके लंग्स तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है? लंग्स तक पहुँच जाता है। लंग्स में जाता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से रीऑक्सीजनेट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वापस से वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके हार्ट में पहुंच जाता है। हार्ट गेट्स डिवाइडेड इनटू लॉन्गर राइटर एंड शॉर्टर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज रनिंग टू दी रेस्पेक्टिव लंग वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो पहले क्या हो रहा है? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पल्मोनरी आयोर्टा में जा रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वेंट्रिकल में ही आता है, राइट। वहाँ पे आता है जब, तो वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग तक पहुँचा है। लंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और ऑक्सीजनेट करता है उस ब्लड को। ऑक्सीजनेट करने के बाद वो आपका जो पूरा ब्लड होता है वो वापस से आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आता है, यानी कंप्लीट हो गई एक साइकिल, जहाँ से हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। तो ये हो गई आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक। वहीं आपकी सिस्टमिक की बात करें, इसमें क्या है? हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में पंप करता है बाय द हेल्प ऑफ सिस्टमिक आर्ट, ठीक है। सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू पंप करता है, हर ऑर्गन तक पहुंच जाता है कैपिलरीज की मदद से। वो आपके सेल से आपके कैपिलरीज में ब्लड का एक्सचेंज होता है, राइट। ब्लड का एक्सचेंज जैसे ही हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बन जाता है, क्योंकि एक्सचेंज में उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो वापस से वेन्स में जाता है और वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस पहुंच जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, राइट। यानी कि ये पूरा सर्कुलेशन हुआ आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर है? ठीक है। तो आपके हार्ट और लंग के बीच में पल्मोनरी, हार्ट और बॉडी के बीच में सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ। इसके अलावा एक और पोर्टल सिस्टम है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो हमने डाइजेशन देखा था, इंटेस्टाइन में होता है हर चीज़ का। उसके बाद कई चीज़ें देखी थी, हमारे लिवर में ज़रूर जाते हैं मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ आवर फूड, ठीक है, स्टोरेज के लिए, बहुत सारे कंजम्पशन के लिए और भी तरीके से। उसको ले जाने के लिए एक सिस्टम बनता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें ब्लड जो होता है इंटेस्टाइन से निकलकर डायरेक्टली आपके हार्ट तक पहुंचने से पहले एक बार लंग से होते हुए जाता है, और लंग से होने के बाद ही वो
फाइनली बिगर वेन्स में जाता है जिससे वो हार्ट में पहुंच पाए। तो बीच में ये जो पोर्टल सिस्टम आपका रोल लेता है, जो आपके इंटेस्टाइन से लंग्स को कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है वो इंटेस्टाइन से लिवर तक ब्लड को कैरी आउट करती हैं और उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपना ब्लड पोर डाउन करती हैं। ये सारे वर्टिब्रेट्स में देखा, ऑल वर्टिब्रेट्स, रिमेंबर दिस, इन ऑल वर्टिब्रेट्स it is present hepatic portal system. Blood from digestive and absorptive part of alimentary canal enter into the liver. This is called hepatic portal vein. इन सिस्टम में मेन कौन सी वेन आपकी रहती है? hepatic portal vein. Now in liver it divides into capillaries and form hepatic portal system. Finally आप capillaries में डिवाइड कर जाता है hepatic portal vein और आपके लिवर में जाता है और फाइनली वहाँ पे पूरा हेपैटिक पोर्टल सिस्टम को स्टैब्लिश कर देता है। दिस इज नोन एज हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये देखो हेपैटिक पोर्टल वेन है जो कि आपके इंटेस्टाइन से निकल के लिवर में जा रही है और फाइनली कैपिलरीज में टूट रही है और फाइनली ये हेपैटिक वेन बिगर आर्टरी में आपके बिगर वेन में पोर डाउन करती है अपना सिक्रीशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपने आप को पोर डाउन करती है। ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। हार्ट में आपके कार्डियक मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम कार्डियक डिफरेंट टाइप ऑफ मसल पढ़ेंगे तो ये नेवर टायरिंग मसल होते हैं हमारे कार्डियक मसल, जो पूरी लाइफ वर्क कर सकते हैं, सिर्फ इनको एनर्जी की ज़रूरत है, कभी भी रेस्ट नहीं कहते, ये नेवर रेस्टिंग मसल है। इनकी वजह से हार्ट को हमेशा बीट करने में ईजी होता है, इम्पल्स जनरेट होता है और प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स साथ साथ करते हैं, इसकी वजह से उनका प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? एसए नोड की वजह से, जो कि एक्साइटेशन या इम्पल्स को जनरेट करता है। इसके अलावा ब्रेन और हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? ब्रेन में हमारे होता है मेड्यूला एरिया। कौन सा एरिया? मेड्यूला एरिया, ठीक है, जो कि सेंटर है हमारे हार्ट रेगुलेशन का। किस चीज़ का? हार्ट रेगुलेशन का। जो हमारा एएनएस होता है उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट को तेज या धीमे किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। क्लियर है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा हार्ट रेट को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को घटाता है। दिस इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ओवर कार्डियक एक्टिविटी। अगर हम हार्मोनल की बात करें तो एक हार्मोन, इसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, जो कि आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जो बहुत ही फाइट या फ्राइट वाली कंडीशन आती है। एड्रेनलिन हार्मोन ही ऐसा है कि आपको जब इसका रश होता है तो आपकी हार्ट बीट भी ये बढ़ाने लगता है। तब थायरॉक्सिन भी आपका हार्ट रेट को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। तो ये दो हार्मोन है। एड्रेनलिन मेन हार्मोन है जो कि आपके हार्ट रेट पे बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा थायरॉक्सिन भी बहुत हद तक आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है किसी किसी सिचुएशन में। तो ये न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल है अदर देन आपके मस्कुलर कंट्रोल। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ 2-4 डिसऑर्डर है जो हम कार्डियक सिस्टम का पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें पहला है हाई बीपी, दैट इज हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, राइट, mmHg। ऐसा कांस्टेंट तो ज़रूरी नहीं है, ये एक आपके एवरेज रेंज ली गई है। तो इससे 10+10- आराम से नॉर्मल ही माना जाता है उसको। 10+ - इज ऑलवेज नॉर्मल ऑफ 120/80। और आप हमेशा पहले सिस्टोलिक लिखोगे, बाद में डायस्टोलिक लिखोगे, और सिस्टोलिक ज़्यादा होता है प्रेशर, डायस्टोलिक कम होता है, इसलिए इसके रीडिंग्स ऐसे लिखाती हैं। अगर बार बार चेक करने पे भी आपका रीडिंग 140/90 से ऊपर जाता है, यानी कि आप 140/90 से ऊपर चला गया आपका रीडिंग, यानी कि आप हाइपरटेंसिव हो। बार बार अगर ये रीडिंग आ रही है यानी आप हाइपरटेंसिव हो, आपके ब्लड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो कि नॉर्मल से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हार्ट डिजीज़ होने का खतरा है और फाइनली आपके ब्रेन और किडनी पे भी ये असर कर सकता है। तब ये होता है हाई बीपी। तब इसको रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं ताकि आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल हो पाए।
दूसरा डिजीज़ है कैट, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके जो वेसल्स होते हैं उनके अंदर जो सप्लाई होती है वो क्यों कम जाती है, क्योंकि उसमें थिकनिंग देखी जाती है। जो वेसल्स हैं उनके लेयर में थिकनिंग देखी जाती है, जिसकी वजह से उनका ल्यूमन नैरो हो जाता है। और किसकी वजह से ये डिपॉजिट होता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू और कैल्शियम के डिपॉजिशन से ल्यूमन नॉर्मल से भी छोटा हो जाता है, जिसमें आप ब्लड को पास करने में और भी दिक्कत होगी, कम ब्लड पास करेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, और साथ साथ स्क्लेरोसिस की वजह से ईजी मसल में उतना आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा जितना पहले हो रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके किसको डिस्टर्ब करता है, वो वेसल्स जो आपकी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये कार्डियक आपकी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो आपकी सिर्फ ब्लड को ही आपके सप्लाई करती हैं ब्लड, ठीक है, सॉरी हार्ट को ही केवल ब्लड सप्लाई करती है, उन पे ये असर देखा गया। तो होता है कैट। नेक्स्ट इज एंजाइना। एंजाइना का नाम तो बहुत बार आया है, तो अभी एंजाइना को समझेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, लोग ऐसे करते हैं भाई ये बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है तो कहते हैं एंजाइना हुआ होगा, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, हार्ट अटैक आया होगा, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो एंजाइना में बेसिकली क्या हो रहा है, हार्ट तो चल रहा है, पंप कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंच रही आपके हार्ट के मसल में। ठीक है, हार्ट के मसल में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा पंप नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन देखा जाता है। ये दोनों में हो सकता है, मेन और वीमेन में, लेकिन ज़्यादा मिडिल एज और एल्डरली लोगों में ही देखा जाता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं आपके मसल, उन तक ऑक्सीजन का सप्लाई सही नहीं होता है। अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें ब्लड फ्लो को अफेक्ट करी, इसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा आपके कार्डियक मसल तक। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि जितना ब्लड उसको पंप करना चाहिए था उतना वो पंप नहीं कर पा रहा है, उसको कहते हैं हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जितना ब्लड नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन में पंप करना चाहिए था हार्ट को, उतना पंप नहीं कर पा रहा है। लेकिन हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से बहुत अंतर है। यहाँ पे हार्ट फेलियर में पंप नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट बीट ही नहीं कर पाता है। ठीक है, एकदम अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट मतलब समझ लो कैदी बन जाता है, मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है, हार्ट ही आपका अरेस्ट हो चुका है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी जा रही, इससे ब्लड सप्लाई हो नहीं पा रही है ढंग से, क्योंकि हार्ट के मसल डैमेज हो चुके हैं। यस, इसलिए वो पंप नहीं कर पा रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट में धीरे धीरे आपके मसल डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से पूरा हार्ट आपका अफेक्ट हो जाता है। तो ये था आपका हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड एंजाइना। अब आपको होपफुली क्लियर होगा कि तीनों में कितना डिफरेंस देखा गया है। ठीक है, तो ऐसे हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करिए, अपनी अटेंडेंस मार्क करिए, शेयर करिए विथ ऑल योर फ्रेंड्स, लेट देम कम टू द चैनल एंड नो अबाउट इट। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशन कब आ रहे हैं। वैसे 12 PM डेली आई गेट माई सेशंस लाइव। ओके, तो बच्चों अब हमारा है क्विज टाइम, जिसमें मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये रहा पहला सवाल आपके लिए, हार्ट फेलियर अकर्स ड्यू टू। हार्ट फेलियर क्यों होता है, अब आपको बताना भी, जस्ट ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट इज द स्टेट व्हेन। कार्डियक अरेस्ट किस स्टेट को बोला जाता है, ये आपको बताना है। दोनों का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी, देखते हैं कौन सबसे सही जवाब देता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। लाइक ज़रूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका और मेरा साथ यूं ही बना रहे। कीप लर्निंग, लेट्स रॉक इट।